नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका वार अलायंस में दरार। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ममता बनर्जी, लालू यादव और उद्धव ठाकरे के बाद अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं। एक ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व सौंपने की मांग उठ रही थी, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर करने की मांग उठाई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाकर कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के नाम पर धोखाधड़ी और देशद्रोह का आरोप लगाकर यूथ कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग और कांग्रेस के नेताओं के बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में नाराजगी है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने के लिए अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी दूसरे नेताओं से बातचीत करेगी। हालांकि कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी नेतृत्व संबंधी सवालों पर तटस्थ दिख रही थी। पिछले दिनों एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि सभी नेता आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, लेकिन केजरीवाल ने राहुल गांधी या ममता बनर्जी को अपनी पसंद बताने से इनकार कर दिया था। अब बदले हालात में आम आदमी पार्टी का तल्ख रवैया कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के स्थायित्व के ऊपर ही सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी नेतृत्व संबंधी सवालों पर बिल्कुल एकजुट सी नजर आ रही थी। एक टीवी इंटरव्यू में भी केजरीवाल ने कहा कि सभी नेता आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, लेकिन केजरीवाल ने राहुल गांधी या ममता बनर्जी को अपनी पसंद बताने से इनकार कर दिया था। ये जो हालात अब बदले बदले से हैं, क्या ये दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर है या फिर वाकई में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? गठबंधन के पार्टियों ने आम आदमी पार्टी से यह बात आम आदमी पार्टी ने कही है कि वो गठबंधन की तमाम पार्टियों के साथ बैठकर अब इस बातचीत को करेगी कि कहीं कांग्रेस इसका एडवांटेज तो नहीं उठा रही है अन्य पार्टियों का, या कांग्रेस को इंडिया अलायंस से सीधे सीधे बात करे तो बाहर करने का रास्ता सुझाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया है कि वह भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में यह बात निकलकर सामने आई है। तो क्या इंडिया गठबंधन के ऊपर ही अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है या संभवतः लग सकता है? क्या आम आदमी पार्टी का यह वार गठबंधन में दरार पैदा कर सकता है? कई सुलगते हुए ये प्रश्न है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव सिंह साहब जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता तमजीद अहमद साहब और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अनिल गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। गौरव सिंह साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं। कष्ट और परेशानी चूंकि सबसे ज्यादा फिलहाल आप ही को अभी नजर आ रही है, ऐसे में क्या कह सकते हैं हम कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल? क्योंकि ये वही गठबंधन है जिसने पूरे देश को दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता कितनी बड़ी, व्यापक और घातक भी है। इसका हमने नतीजा लोकसभा चुनाव में काफी हद तक देख चुका है। अब ऐसा क्या कुछ हो रहा है? क्यों इतने समीकरण बदलते से नजर आ रहे हैं कि अब आपको ही मुखर होकर एक तरह से कहे हमलावर होने का मौका मिल रहा है? गौरव साहब। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे सुप्रीमो केजरीवाल जी अब पार्टी लाइन बार बार ये
क्लियर कर चुके हैं कि दिल्ली के अंदर कोई गठबंधन नहीं है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल अकेले ये चुनाव लड़ने जा रही है और हम पूरे बहुमत के साथ अकेले ही सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने जो अपना पक्ष कांग्रेस के विषय में रखा, तो अब दिल्ली की जनता ये बात कर रही है कि आजकल ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस की स्क्रिप्ट और जो दिल्ली के कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन जी और संदीप दीक्षित जी, इन लोगों की स्क्रिप्ट आजकल बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में लिखी जा रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? जो बीजेपी लाइन लेती है वही कांग्रेस आजकल लाइन ले रही है। और अगर आप देखेंगे तो आज तक इन लोगों ने कभी बीजेपी को एंटी नेशनल नहीं बोला। आप बताओ कि दिल्ली में कभी बीजेपी को इन्हें एंटी नेशनल बोला हो, लेकिन इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल बोला है। और वही केजरीवाल जी जो लोकसभा चुनाव में जाके इनके कैंडिडेटों का प्रचार कर रहे थे, इनके कैंडिडेटों को इतने वोट भी नहीं आते अगर केजरीवाल जी प्रचार नहीं करते, उनको इन्होंने एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दिया और आज तक इन्होंने बीजेपी को कभी एंटी नेशनल नहीं बोला। तो ऐसा लग रहा है, और दिल्ली के लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इन लोगों की फंडिंग भी आजकल, इनके चुनावों की फंडिंग भी बीजेपी से हो रही है। तो इसीलिए ये लोगों ने ये बहुत ही अनर्गल आरोप केजरीवाल जी के ऊपर लगाए हैं और इसकी शिकायत इस पे हमने अपने ऐतराज जाहिर किए हैं और कांग्रेस पार्टी को इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बस मैं इस बात को थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 2015 का चुनाव देखें या 2020 का चुनाव देखें, कांग्रेस को अब 0 सीट दिल्ली में आती है। इनका कोई संगठन नहीं है, इनका कोई लीडर नहीं बचा है और इनके पास कोई विजन नहीं बचा है। तो दिल्ली के लोग अब कांग्रेस को भूल चुके हैं। अब ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है इस चुनाव में, और जिसमें फिर से एक बार आम आदमी पार्टी 70 सीट लेके इस बार अपनी दिल्ली की सत्ता में वापस आने जा रही है। जी ठीक है। तमजीद अहमद साहब, आप चूंकि नेशनल पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन आप बहुत पुराने, लंबे और बड़े समय और एक बड़ी नेशनल पार्टी हैं। ऐसे में आपको लगता है ना कि आपको नहीं लगता ऐसा, ये सवाल है कि आपको एक बड़े भाई की भूमिका में एटलीस्ट इंडिया गठबंधन के हद तक तहत तो रहना चाहिए। अब यदि गौरव सिंह साहब ये सवाल उठा रहे हैं, चोट तो लगी है ना भाई, तभी तो दर्द हो रहा है। आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता किसी अन्य वरिष्ठ नेता को उनके पार्टी के एंटी नेशनल बोल देंगे और आप ये उम्मीद करते हैं कि वह खामोश बैठे और आपके हाँ में हाँ मिलाए, ऐसा भी तो नहीं। वालों को नहीं बोलते एंटी नेशनल, ये आम आदमी पार्टी वालों को एंटी नेशनल बोलते हैं। नहीं, वही बोल रहा मैं, वो समझ रहे हैं, मैं समझ रहे हैं। आप दोनों एक तरह से यदि बात की जाए देश के हिसाब से तो दोस्त ही है ना। तो दोस्त में ये जो मनमुटाव हुआ है तमजीद अहमद साहब, इसको सुलझा लिया जाएगा या इसको यूं ही छोड़ दिया जाएगा ताकि ये जो खाई है वो और गहरी होती जाए? सवाल आपसे है अहमद साहब। भाई सवाल ये भी उठता है कि शुरुआत किसने की थी। अगर हम लोग इसी बहस में जाएंगे तो हमें 2014 के आसपास की चीजों को भी याद करना पड़ेगा। किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, जिस तरीके से अन्ना आंदोलन ने किस तरीके से गलत आरोप लगाए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर, क्या क्या उनके ऊपर नहीं कहा गया, क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, मनगढ़ंत आरोप जिनका ना कोई सर था ना कोई पैर था, लेकिन उनकी पूरी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप एक तरफा। और आज आप आम आदमी पार्टी की जो भी लीडरशिप है आप देख लीजिए, किरण बेदी आज कहाँ है, अन्ना हजारे आज कहाँ है, सब कहीं ना कहीं वही भाजपा आरएसएस के जो भूमिका जिन्होंने तय की थी उसी भूमिका में आज भाजपा आरएसएस ने सबकी भूमिका तय की थी, आज उसी भूमिका में। तो निश्चित रूप से बहुत सारे, आप अगर पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतिहास शुरू कहाँ से होता है किसी को अपमान भरे शब्द इस्तेमाल करने के। तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रही बात दिल्ली के चुनाव का, तो दिल्ली के चुनाव का जो विचार है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी कभी भी विचार के साथ खड़ी नहीं हुई। विचार के साथ अगर मैं कहूं कि मेरा संदर्भ क्या है, तो ईस्ट दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा दंगा हुआ। पूरे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने कहा कि सीसीटीवी के कैमरे से लैश कर दिया मैंने पूरी दिल्ली को। एक सीसीटीवी का कैमरा नहीं नजर आया जिस समय दंगे हुए और कितने लोग मार दिए गए। एक सीसीटीवी के कैमरे की एक फुटेज तक नजर नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने सद्भाव के भी 2 शब्द नहीं कहे माइनॉरिटीज के बीच जाके कि आपके साथ सरकार खड़ी हुई है। कभी एक बार किसी भी पीड़ित के घर तक नहीं गए कि आप उनसे जाके उनका हालचाल ले लेते। आरोप लगते ही आप अपने नेताओं को, अगर वो माइनॉरिटी का लीडर है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, अगर वो माइनॉरिटी का लीडर है और उसके ऊपर आरोप लग गया, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस काम करती है उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी मिनटों और सेकंडों नहीं लगाते उसको अपनी पार्टी से निकालने में। जब आपके ऊपर आरोप लगते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर, आतिशी जी के ऊपर जब आरोप लगते हैं, तब तो वो कहते हैं कि झूठा आरोप है, ये फर्जी आरोप है। लेकिन अगर किसी माइनॉरिटी लीडर के ऊपर आरोप लग गया तो सेकंड नहीं लगाते, मिनटों नहीं लगाते, फिर
बहुत सारी चुनौतियां का दिल्ली ने सामना किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी खड़े नहीं हुए, मजलूमों के साथ नहीं खड़े हुए, कभी गरीबों के साथ नहीं खड़े हुए, कभी वो दिखे नहीं। तो ये विचार तो नहीं है, ये विचार तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको पता है आप सरकार में हो, आप सत्ता में हो, आप शासन में, तो आप सबके मुख्यमंत्री हो ना। लेकिन आप जब बात आती है किसी एक के हक और अधिकार की, तो आप वहां उसे आप गायब नजर आते हो, आप वहां पे मिलोगे ही नहीं। आप ये मान के चलते हो। अरविंद केजरीवाल का जी का तो बाकायदा बयान है कि माइनॉरिटीज तो मजबूरी में वोट करता है। अगर आपको याद होगा, एक बयान आया था, शायद किसी स्टिंग ऑपरेशन में वो बयान आया था कि माइनॉरिटीज तो मजबूरी में वोट करता है, आप अगर मजबूत हो जाओगे तो मुसलमान के पास कोई रास्ता ही नहीं है आपको वोट करने के अलावा। तो इस मानसिकता के साथ तो आम आदमी पार्टी काम करती है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को भी सीख लेनी चाहिए, ठीक, कि किस तरीके से वो अहम मुद्दे में मुख्यमंत्री का जो आएंगे गौरव साहब आपके पास, कार्यभार होता है, मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी होती है, जो एक राजधर्म होता है, उसको निभाने में मुझे लगता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नाकाम रहे हैं। ठीक है, एक ओपनिंग कमेंट सबसे पहले गोयल साहब आपसे भी ले लेते हैं। देखिए, आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा, दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है, और ये कौन सा आपने फॉर्मूला खोज लिया है जब अब कांग्रेस भी अब आपकी दोस्त कम से कम आम आदमी पार्टी के पर्सपेक्टिव में नजर आ रही है, और आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, धनी पार्टी में से एक है। तो सर आप बताइए, आप कांग्रेस को फंड करना शुरू कर दीजिएगा, ये कहाँ तक न्यायोचित है गोयल साहब? लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी में अंदर खाने दोस्ती हो गई है। बोलिए कुणाल जी, एक तो मेरे दोनों प्रवक्ता बोल रहे थे, इनकी मैं आवाज नहीं सुन पाया, लेकिन एक बात मैं जरूर देख रहा हूँ कि किस तरीके से मौका परस्ती है, ये आज आम आदमी पार्टी के जो देखने में मिल रही है। यानी आम आदमी जो कांग्रेस को बीजेपी 2 कह रही है, और हम कह रहे हैं कांग्रेस आम आदमी 2 है या आम आदमी कांग्रेस 2। आपने कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगा करके, भ्रष्टाचार के आरोप लगा के सीधा जेल में भेजने की बात करते हैं, 2014 में सत्ता में है, और उसी कांग्रेस से गठबंधन आपने करा, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के आपने सरकार बनाई, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर आपने गठबंधन करा, और उसी कांग्रेस के एमपीओ के चुनाव में आपने उनका प्रचार करा। अगर ये बीजेपी की टीम थी तो आपने प्रचार क्यों करा? आप इतने नासमझ हैं, आपको इतनी समझ नहीं है कि 10-11-12 साल से आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और आज कांग्रेस को बीजेपी की टीम बता करके आप चुनावी माहौल खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से लड़ाई लड़ेगी, बीजेपी अपनी तरफ से लड़ाई लड़ेगी, तुम अपनी तरफ से लड़ाई लड़ो। आप अगर बीजेपी 2 की बात कर रहे हो, आप बीजेपी फंडिंग करी, ये बात करते हो, इसका प्रूफ क्यों नहीं देते हो? आरोप लगाना, आरोप लगा भाग जाना, ये आपकी आदत बनी हुई है। और निश्चित तौर पर हम तो आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार करने उजागर कराए, कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार उजागर कराए। हम तो देश में जो है उनको हम स्वीकार करते हैं जो राष्ट्र के प्रति प्रेम करें, जो दिल्ली के प्रति प्रेम करें। इन दोनों के मिली भगत से आज दिल्ली का इतना बुरा हाल है कि दिल्ली फिल्म बनने को तैयार है, दिल्ली प्रदूषण की नगरी बन चुकी है, दिल्ली शराब की नगरी बन चुकी, बना दी इन्होंने, जो बड़ी मुश्किल में रोका गया है। दिल्ली को घोटालों की नगरी बना दी है, दिल्ली को मतलब रोहंगे की नगरी इन्होंने बना दिया है। आप दिल्ली के अंदर लोगों को पीने का पानी नहीं है, ठीक है, सड़कें नहीं है, गंदगी नहीं है, दुनिया भर के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाले साफ, ठीक है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि इन दोनों ने मिलकर के एक दूसरे को आरोप लगाने का काम इन्होंने करा है, और इन दोनों ने इतनी समझ ली कि कौन गलत है कौन ठीक है। हाँ ठीक है गोयल साहब, देखिए आप तो कमियां गिना रहे हैं और बाकी दोनों पार्टियां तो कम से कम आपके मतलब वह बात कर रही है कि आपका कितना विशाल हृदय है कि देखिए आप तो भारतीय जनता पार्टी होते हुए कांग्रेस की मदद करे। देखिए हरियाणा में आप भी तो अकेले लड़े ना, चुनाव लड़े, कांग्रेस भी वहां पर लड़ी, कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी, वो उसके पाले में नहीं आया, लेकिन आपने लड़े। लेकिन इस तरह की कभी भी बात निकलकर सामने नहीं आई, तब तक एक तरह से नेशनल स्तर पर ऑल इज वेल था। दिल्ली को लेकर क्या आप अत्यधिक पॉजिटिव हैं? आपको लगता है यहां पर कांग्रेस चूंकि आपका पार्ट ले रही है जो आपने हरियाणा में लिया था, अब वह भी लड़ रही है, यदि नाराजगी है तो किसी एक व्यक्ति से है या पूरे संगठन कांग्रेस पार्टी से है, यह भी बता दीजिए। और क्या किसी एक व्यक्ति का दोष आप पूरे अपने इंडिया गठबंधन के ऊपर एक पूरे कांग्रेस पार्टी को लेकर कीजिएगा? यदि कुछ तलखी है, कुछ बात है, गतिरोध है, आप आला कमान या फिर सीनियर लीडरशिप को कन्वे कीजिए मैसेज, एक्शन नहीं होता है तब रिएक्शन दीजिएगा, बताइए। जी देखिए, कांग्रेस के अंदर हम हरियाणा के अंदर हमने अकेले चुनाव लड़ा, हाँ, और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कांग्रेस को भी दिल्ली में चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कोई मनाही नहीं है। और ये दूसरी बात है कि कांग्रेस को बार बार 0 सीट आती है और दिल्ली की जनता इनको सीरियसली नहीं लेती, लेकिन फिर भी इनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम उसमें कोई मना नहीं कर रहे हैं।
और रही दूसरी बात, तो हमने इनकी सीनियर लीडरशिप से शिकायत की है। पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही कहा था कि आप जो दिल्ली ये यूथ विंग है अपनी, इस पे, और यहाँ के जो 2 सीनियर लीडर हैं अजय माकन जी और दीक्षित साहब, इन दोनों पे कांग्रेस कार्रवाई करे। अगर कांग्रेस इन दोनों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं हमारे सुप्रीमो के ऊपर, तो हम ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सह है इन दोनों को। और फिर हम बात करेंगे कि कांग्रेस को भी शायद हम दूसरी पार्टियों से बात करें कि इंडिया गठबंधन पे इनको रखने को लेकर विचार किया जाए। ठीक। लेकिन अब मैं इस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। बढ़ाइए। जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली की जनता, दिल्ली में कांग्रेस कहीं एडजस्ट नहीं करती। दिल्ली में इनके पास सब कुछ है नहीं, इनका संगठन नहीं है, इनकी कोई विजन नहीं है, और दिल्ली के लोग भी इनको सीरियसली नहीं लेते, इनको 0 सीट देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी बीजेपी जिसके साथ आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, उसके बारे में मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा कि बीजेपी के पास कोई विजन दिल्ली के लोगों को देने के लिए अब तक नहीं है। इन लोगों के पास ये इस बात का जवाब नहीं है कि अगर ये जीत जाते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री ये किसको बनाएंगे। तो फिर ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, तरीके की गालियां। आज केजरीवाल जी ने मफलर ऐसा पहन लिया, आज उनको खांसी आ गई, आज उन्होंने ये कर दिया, आज उन्होंने वो कर दिया। और इसके अलावा इनको पास दिल्ली के लोगों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि दिल्ली के लोग इनको क्यों वोट करें और दिल्ली के लोगों के लिए ये क्या करेंगे। सिर्फ केजरीवाल जी को गाली दे रहे हैं दिन रात। जी ठीक है। तमजीद अहमद साहब, देखिए, अब आप एक बात स्पष्ट बताइएगा ईमानदारी से, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की वजह से उसकी छवि उतनी खराब नहीं होती जितनी खराब उनके कुछ वरिष्ठ या नेता या जो भी आप मानिए आपके कार्यकर्ता कर देते हैं। ऐसे हमने सैकड़ों उदाहरण देखे हैं। यदि बात की जाए कमलनाथ साहब का भी जिक्र आता है, मणिशंकर अय्यर साहब का भी जिक्र आता है। बनते बनते खेल को कैसे बिगाड़ा जाता है, या कोई कांग्रेस के नेताओं से सीखे, यह बात भी निकल कर सामने है। गुलाम नबी आजाद तो खैर चलिए छोड़ के चले गए थे, लेकिन आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर कुछ ज्यादा बोल देने से आपके पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजी है उससे आपके दोस्त प्रभावित हो जाते हैं और वही आपके ऊपर उंगली उठाने पड़ते हैं? इसके ऊपर भी मंथन करने की जरूरत है, या ऊपर से ही यह आदेश आया है कि भैया इसी तरह चलना है? देखिए, कांग्रेस एक बेहद लोकतांत्रिक दल है। बेहद। यहाँ पे ऊपर से नीचे से जैसी बातें नहीं होती। यहाँ पे राजनीतिक और विचारों की बात होती है। बीजेपी से सीखने की आपको जरूरत है? टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अनुशासन के मामले में जनता पार्टी से हम सीख लेंगे। अनुशासन के मामले में बात अनुशासन और तानाशाही में फर्क है। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। जी कुणाल भाई, बहुत अच्छी बात आपने उठा दी। अनुशासन और तानाशाही में फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर तानाशाही चल रही है, अनुशासन नहीं कहेंगे आप इसको तानाशाही कहेंगे। ठीक कि आप पर्ची से अगर चीफ मिनिस्टर निकलने लगे और पर्ची से आदेश चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे कि किस राज्य में क्या करना है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की हालत क्या होगी। जब जेपी नड्डा जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका हाथ पकड़ के किनारे घसीट कर दिया जाए, तो आप इसको अनुशासन की संज्ञा नहीं दे सकते, आप इसको तानाशाही की संज्ञा देंगे। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी से नमस्ते न करे, सबसे वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी से हाथ जोड़ना भी मुनासिब न समझे देश के प्रधानमंत्री, तो आप इसको तानाशाही कहेंगे, आप इसको अनुशासन नहीं कहेंगे, कि इसको अपमान करना कहेंगे। तो उनसे प्रेरणा लेंगे हम। ये तो बड़ा ही अजीब तर्क हो गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो सबसे बुरी है इस वक्त, की तानाशाही क्या होती है आप भारतीय जनता पार्टी सीख सकते, तो हम उनसे नहीं ले सकते। और दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कोई स्टेक होल्डर नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा अभी प्रवेश ने किस तरीके से पैसों का जिस तरीके से खुलेआम वितरण किया, और उसके बाद खुलेआम कह भी रहे कि हमने बांटा और हम बांटेंगे, तो इन्होंने तो सीधा चैलेंज कर दिया चुनाव को भी, पूरे चुनाव की प्रक्रिया को भी इन्होंने चैलेंज कर दिया है। ठीक है, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद लगा भी होता तो भी वो ऐसा ही करते हैं। ऐसा मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो आपके पार्टी के नेताओं का बड़बोलापन और उसके चलते जो ये फंसती हुई ये नाव मझधार में, इसके ऊपर बोल दीजिए। नहीं, फंसती हुई कोई मझधार की नाव जैसा कुछ भी नहीं है और ना कोई बड़बोलापन है। जो भी बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, निश्चित रूप से वो विचार साझी विरासत और साझी सियासत और साझी संविधान को बचाने की मुहिम है। इसको आप अलग करके नहीं देख सकते कि कोई बयान, ठीक है, शब्दों का चयन नाम पे आप कुछ कह सकते हैं कि हाँ शब्दों का चयन और बेहतर हो सकता है, वो मैं आपकी बात मान सकता हूँ। लेकिन जो विचार है पार्टी का, निश्चित रूप से संविधान बचाने का विचार है, और उसी मुद्दे पे पूरे दिल्ली का चुनाव हो रहा है। कौन लड़ा भाई? आप कुणाल जी एक बात बताइए,
देश की संसद के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब को अपशब्द का अपमान भरे शब्द का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। किसने इस मुद्दे को उठाया, किसके खिलाफ एफआईआर? नहीं, आप बीजेपी के ऊपर तो तीर आप चला रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, लेकिन दर्द आम आदमी पार्टी को है फिलहाल आपसे। दर्द हमारा भी समझिए। हाँ, केजरीवाल जी के ऊपर तो एफआईआर नहीं हुई, हाँ, सिसोदिया जी के खिलाफ तो एफआईआर नहीं हुई, आम आदमी पार्टी के किसी सांसद के खिलाफ तो एफआईआर नहीं हुई। अब एफआईआर की मांग आप कर तो रहे हैं कि भाई महिला सम्मान योजना के नाम पर गलत हो रहा है, एफआईआर कर दीजिए। नहीं, हम एफआईआर क्यों करें भाई? ये तो काम वहाँ के प्रशासन का, सरकार में कौन बैठा हुआ है? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दबाव डाल रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। निश्चित रूप से जहाँ गलत होगा हमारे कार्यकर्ता उतरेंगे, इसमें ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, दिल्ली का प्रोस्पेक्ट समझ लीजिए कुणाल भाई। बोलिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। हम सारे मुद्दों को उठाएंगे जो पूरा करने में आम आदमी पार्टी नाकाम रही। हम उन सारे मुद्दों को उठाएंगे जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल काम किया। हम उन सारे मुद्दों को उठाएंगे, किस तरीके से दिल्ली के अंदर अकलियत समाज के साथ विशेष रूप से जिस तरीके से दोहरा व्यवहार अरविंद केजरीवाल जी ने किया, तो ये सारे मुद्दे उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? ठीक है गोयल साहब, अब एक स्पष्ट सवाल आपसे है, आपको लगता है अब मौजूदा परिस्थितियों में जो इंडिया गठबंधन के ये दो साथी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अब जो तलखियां आ गई हैं, उजागर हो गई हैं, इससे सीधा फायदा यदि किसी को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा? और कहीं आप कोई खेल करने के मूड में हैं क्या दिल्ली में, जैसे ममता बनर्जी बंगाल में कर देती हैं? कुणाल जी, पहली बात तो ये है कि हम अपने नफे नुकसान को नहीं देखते। हमें नफा देखना है दिल्ली का, हमें फायदा देखना देश का। देश विकसित होना चाहिए, दिल्ली विकसित होनी चाहिए, हमें वो फायदा देखना है। पार्टी के भी तो आते जाते रहेंगे, पार्टी इमरजेंसी होते जाते रहेंगे। पार्टी बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा देश है और उसके साथ दिल्ली बड़ी है। हम दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं, दिल्ली के रुके हुए काम को आगे बढ़े इसकी बात कर रहे हैं। अभी मेरे भाई कहते थे कि कहते केजरीवाल को खांसी होती है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि 2014 में केजरीवाल को खांसी होती थी और आज 2024 के अंदर पूरी दिल्ली खांस रही है, सब प्रदूषित नगरी होने की वजह से। आज उन्हें पूरी दिल्ली को बीमार कर दिया है। पहले अगले केजरीवाल जी खाते थे, ये एक तरीके को बात नहीं। सर, आपके भी जो केंद्रीय मंत्री हैं ना, वो कोऑर्डिनेशन बना करके उनका भी तो दायित्व है। कहीं नजर आते हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कि कोई बैठ करके हाई लेवल मीटिंग ले लें? ये भी बता दीजिए ना सर। ये कौन साथ बोल रहे हैं, जरा अपना नाम बताएंगे? ये कौन साथ बोल रहे हैं? इन्हें सुनने की आदत नहीं है क्या? ये पूरे देश का। एक मिनट सर, प्लीज प्लीज, एक एक करके सर, प्लीज सब साथ में बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। बोलिए गोयल साहब। ये क्या तरीका से बोल रहे हैं, आप सुन नहीं सकते? बोलिए सर, बोलिए। ये निश्चित तौर पर ये बीजेपी से सीट ले भी नहीं सकते। बोलिए। सीट है, अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ पहुंचे, देश का विकास हो, दिल्ली का विकास हो, ये सीट ले भी नहीं सकते बीजेपी से। इनको तो अब ये तानाशाही की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। मैं कहता तानाशाही इसको कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार ने उनके मंत्रिमंडल ने कोई प्रस्ताव पास करा और राहुल गांधी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको फाड़ के फेंक देते हैं, इसको तानाशाही कहते हैं, इसको अराजकता कहते हैं। अगर अराजकता तानाशाही है तो कांग्रेस के अंदर है। अगर तानाशाही करे तो आपातकाल जब कांग्रेस से लगा था सारे विपक्षी दल इन्होंने जेल में डाले थे, उसको तानाशाही कहते हैं। और निश्चित तौर पर ये बीजेपी से नहीं जीत सकते, इनकी अपनी तानाशाही है और अपनी तानाशाही से देश बर्बाद। चलिए ठीक है, आरोप के तीर लगाना और चलाना तो राजनीतिक पार्टियों का काम है। समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ज्यों ज्यों अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जितने भी की प्लेयर्स हैं उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है, डिसाइड उन्हीं को करना है। अब देखिए किसके सर पर ताज सजता है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।